हाई कोर्ट ऑफ मद्रास 21 जुलाई 2025 ये बंचिंग ऑफ शो कॉज नोटिस है और ये सारा क्वैश हो गया along with applicable interest and imposition of penalty as the same is arbitrary, illegal and violation of section 136 जो रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट है वो कैसे इसमें एप्लीकेबल हो रहा है ये नहीं पता लग रहा मेरे को। कंट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का है, 19(1)(g) जो ट्रेड का है, 265 पार्लियामेंट कैन नॉट लेवाई एंड कलेक्ट टैक्स except by authority of law, that is 265. इसके बाद the writ petition has been filed challenging the issue with regard to bunching of show cause notices, that is issuance of single show cause notice by the respondent for more than one financial year. इनका लॉयर कौन है नहीं लिखा हुआ है। देखिए he would also submit, अब देखिए बंचिंग ऑफ शो कॉज नोटिस से क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 का आपने शोकॉज नोटिस बंच कर दिया और 17, 18 का टाइम बार्ड होने वाला है। जैसे ही 17, 18 का टाइम बार्ड होने वाला होगा तो वो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी से ऑर्डर पास करने की कोशिश करेगा क्योंकि 17, 18 टाइम बार्ड हो रहा है। 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 टाइम बार्ड नहीं हो रहा है, लेकिन 17, 18 के लिए 17, 18 टाइम बार्ड होने के कारण बाकी सब भी को वो जल्दी जल्दी ऑर्डर पास कर दिया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यही लिखा हुआ भी है। दूसरा 17, 18 से 22, 23, अब इतने सालों का टैक्स पेयर को भी इन हरी सारे रिप्लाई बना के देने पड़े उसको, 17, 18 का भी, 18, 19 का, 19, 20 का भी जल्दी जल्दी रिप्लाई भी बना के देना पड़ा। पिटिशनर्स वर फोर्स्ड टू फाइल द रिप्लाईज टू द सेड नोटिस एट द वेरी फेक end of limitations. Under these circumstances, the petitioners were unable to collect all the relevant documents to substantiate their cases, which causes unnecessary hardship to petitioners. ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। It is important to write if there is violation of law, it has caused prejudice or harm to the taxpayer, otherwise relief may not be available. When a single assessment order is passed for more than one financial years, the assessee will also face the following hardships. The petitioners will not be able to file an application for compounding of offences under section 138 of GST Act, क्योंकि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करना होता है फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई एमनिस्टी स्कीम आ जाए जहां पर वो एमनिस्टी स्कीम जो अभी 128A है और SPL 012 उसमें कहा गया है कि आप पूरा टैक्स पूरे फाइनेंशियल ईयर का जमा करेंगे तभी रिलीफ मिलेगा। इफ द रेस्पोंडेंट इंट्रोड्यूस द एमनिस्टी स्कीम फॉर एनी 1 or 2 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए और उसमें यानी कि 21-22 के लिए उसमें 22-23 भी है तो फिर एमनिस्टी स्कीम का रिलीफ नहीं मिलेगा। The petitioner cannot avail the said scheme without paying the amount demanded by the respondent for all the financial year included in the notice or order. फिर, if the petitioner is intended to contest the issue pertaining to 1 or 2 years and is willing to remit the tax amount for remaining years, तो 17-18 का पेमेंट करना चाहता, बाकी का वो कंटेस्ट करना चाहता और सेम इश्यू है, तो कैसे पॉसिबल है? द बंचिंग ऑफ नोटिस और ऑर्डर विल क्रिएट अननेसेसरी हर्डल्स for the petitioners in both contesting and settling the issue pertaining to any particular financial years. Therefore, he would contend that the bunching of notice or orders will pave the way for unnecessary hardships to the assessee. तो ये कहानी है। उसके बाद तो डिस्कशन चल रहा है और रेस्पोंडेंट यानी कि डिपार्टमेंट कह रहा है कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप वाकई मानिए सेक्शन 73, 74, 74A में दे कैन बंच, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट Since it is causing the hardship, the court granted relief और रिलीफ बहुत बड़ा है, it just quashed everything। अब मैं सीधे जजमेंट में आता हूं। To put in a nutshell, this court passed the following orders. The GST Act permits only for issuance of show cause notice based on the tax period. टैक्स पीरियड क्या है? मंथली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, और मंथली को बंच करके 6 महीना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी हो सकता है। लेकिन तो टैक्स पीरियड को उन्होंने डिफाइन कर दिया। देयरफॉर if the annual return is filed, the entire year would be considered as a tax period, and accordingly the show cause notice shall be issued based on the said annual returns. If show cause notice is issued before filing of annual returns, the same can be issued based on the filing of monthly returns. If show cause notice is issued after the filing of annual returns or after the commencement of limitation, the said notice shall be issued based on the annual returns with regard to the relevant financial year. क्या मतलब हुआ? If show cause notice is issued after the filing of annual returns or after the commencement of limitation, अच्छा annual return और after the commencement of limitation इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेक्शन 73 में खासकर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है, लेकिन एक्सटेंशन के कारण उन्होंने एक अलग अलग
टाइम लिमिट बनाई थी. द सेड नोटिस शैल बी इश्यूड बेस्ड ऑन द एनुअल रिटर्न्स विद रिगार्ड टू द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. एनुअल रिटर्न और commencement of limitation लिख सकते थे, पता नहीं. No show cause notice can be clubbed and issued for more than one financial year since the same is impermissible in law. In this case, without any jurisdiction, the impugned order came to be passed for more than one financial year, which is impermissible in law, and hence the same is liable to be quashed. Accordingly, the impugned order stands quashed based on the aspect of clubbing of impugned assessment order for more than one financial year. आप लोग का थॉट? ऑडिट वाले भी क्या करते हैं कि 5 साल का अपने को पीरियड के बेस पे ADD 01 देते हैं, करेक्ट. फिर उसका प्रोसेस करके भी वो भी लोग भी वो क्या बोलते हैं, नोटिस निकाल के देते हैं, हाँ वही बंचिंग करते हैं. हाँ, तो वो क्या अलाउड है? नहीं अलाउड ना. वो शोकॉज नोटिस जब देंगे ऑडिट के बाद तो हाँ. हर एक ईयर का अलग अलग शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा. That's it. बस तो ये उसको मतलब इसको हम लोग उसको क्या करें, फिर उसको वेट करें या नहीं, फिर कंटेस्ट उसको कीजिए. मतलब आपको शोकॉज मैंने हमने भी रिप्लाई में, क्योंकि अगर आप रिप्लाई में नहीं लिखते हैं 160 सबसेक्शन 2 आपको एप्लीकेबल हो जाएगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका. तो आप जैसे ही शोकॉज नोटिस आए बंच करके उसको लिख दीजिए. ठीक है. और उसको दूसरी एनफोर्समेंट में बंचिंग कर सकते हैं. हाँ हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का आया वो. अच्छा, और ऐसा इसको क्यों किया लेके जजमेंट? पता नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं तो एभाजन पता नहीं लगे. अच्छा, हाँ, ये भी है कि डेटा जो है आपका, जैसे आईटीसी का डेटा है 17-18 से फ्लो कर रहा होगा 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में, तो इवेजन का पता नहीं लगेगा. ये करेक्ट है. करेक्ट. तो इसका इवेजन के मतलब केस में इवेजन के केस में, मतलब जहां फ्रॉड का केस आ जाता है वहां कर सकते हैं बंचे. यस ओके. सर. क्योंकि मेरा हियरिंग होना है सेम इशू में. अच्छा, तो आप उस जो आपका एडिशनल सबमिशन आप देंगे हाँ. उसमें क्या हार्डशिप कॉज हुआ वो जरूर से लिख दीजिएगा. यस सर, इसीलिए. अच्छा, ये लिखा आपने, ठीक है. कंपाउंडिंग लिखा, एमनेस्टी स्कीम लिखा, यस सर. ये लिखा. हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास. यस सर.